मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इतिहास में अध्याय 3 पढ़ेंगे, अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। इसके आगे का हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग अंग्रेजों की कृषि नीति, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था, इन सबको पढ़े थे। इसके अलावा और भी कुछ पढ़े थे। ये जो व्यवस्था लागू की गई थी जिसके द्वारा किसानों का शोषण हो रहा था, उसमें सुधार, किसानों के शोषण में सुधार लाने के लिए ये व्यवस्था जो है लागू की गई थी। इसके बावजूद किसानों का शोषण होते रहा, जिसके कारण में से किसानों में असंतोष की भावना जो है पनपने लगी थी। उसके बाद देखिए दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव। यहाँ पर जो भारतीय दस्तकार थे और शिल्पकार थे, उन पर भी इस प्रकार की नीतियाँ बनाई गई थी, क्योंकि जो भी वस्तुएं इंग्लैंड से आती थी उनको चुंगी तट कर और तट कर से मुक्त रखा जाता था, जिसके कारण से उनकी वस्तुएं सस्ती होती थी और इसका परिणाम दस्तकार और शिल्पकार को भुगतना पड़ा। उनको अपने व्यवसाय जो है छोड़ने पड़े और कृषि कार्य करना पड़ा, जिसके कारण से उनमें भी असंतोष की भावना पनपने लगी। उसके बाद वनों में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसको भी पढ़े थे। जिसमें वन में रहने वाले लोग जो हैं चूंकि खेती करते थे और उनको जो है पेड़ को काटने से रोक दिया गया और वन से ही उनको क्या मिलता था, उनका भरण पोषण चलता था। उनकी जीवन शैली जो है इससे बहुत प्रभावित हुई, जिसके कारण से वन में रहने वाले लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और उनमें असंतोष की भावना पनपने लगी, जिसका परिणाम बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था। अब आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी जो विद्रोह थे उसको पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर आदिवासियों का विद्रोह हुआ था उसको देखेंगे। इस समय जब पूरे भारत में जनजाति आंदोलन आग की तरफ फैली, तब हमारा छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा। जब पूरे भारत में जनजातियों का आंदोलन आरंभ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ भी जो इससे अछूता यानी कि इससे अलग नहीं था, वो भी इस आंदोलन में भाग लिया था। छत्तीसगढ़ राज्य में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। ज्यादातर जनजातीय विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए, जहाँ के जनजाति अपनी असीमता की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे। इन विद्रोहों में एक सामान्य विशेषता यह थी, ये जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में जितने भी विद्रोह हुए थे जनजातियों में अंग्रेजों की नीतियों को लेकर के, इसमें सामान्य तौर पर जो विशेषता थी उसको देखते हैं। पहला यह विशेषता था इसमें कि ये सभी विद्रोह जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीने जाने के विरोध में हुए थे। हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे कि वन में रहने वाले जो लोग थे उनको वन को काटने से रोका जाता, पेड़ों को काटने से रोका जाता था और वहाँ पर वो झूम की खेती करते थे। वन से जो कुछ भी उनको प्राप्त होता था उससे उनका जीवन चलता था। इसी के कारण से उनकी जीवन शैली बहुत प्रभावित हो रही थी, तो इससे उनमें असंतोष की भावना जो है पनपने लगी थी। उसके बाद देखिए ये विद्रोह जनजाति असीमता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हुए थे। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो छत्तीसगढ़ में जो अंग्रेज थे और जो ऊंची जाति के लोग थे, वे इन जनजातियों की उपेक्षा करते थे, उनकी अवहेलना करते थे, उनकी संस्कृति की अवहेलना करते थे। इसी के कारण से उन्होंने अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए भी आंदोलन किया था। तीसरा है विद्रोहियों ने नई शासन व्यवस्था और ब्रिटिश राज द्वारा थोपे गए नियमों और कानून का विद्रोह किया। अंग्रेजों के द्वारा जो नियम और कानून बना करके इन जनजातियों पर जो थोपा गया था उसके विद्रोह में भी विद्रोह हुए थे। जनजातियां मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली और संस्कृति एवं विवाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल को दूर करना चाहते थे। ये जनजाति जो थे, क्या हो रहा था कि बाहर से आने वाले लोग जो कि जैसे कि यहाँ पर अंग्रेज जो हैं बाहर से आए थे, मिशनरी लोग आए थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इसके कारण से उनकी जो जीवन शैली और संस्कृति है ये भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी और इनके हर कार्य में वे क्या करते थे, बाधा डालते थे, जिसके कारण से वे उनके विरोध में खड़े हुए। उल्लेखनीय बात यह थी कि मूलतः जनजातियों के द्वारा आरंभिक विद्रोहों में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी की भागीदारी बनी और इसमें एक उल्लेखनीय बात यह थी कि आदिवासी के अलावा जो आदिवासी नहीं थे वे भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जनजातियों का विद्रोह हुआ था और इसमें से प्रमुख आदिवासी का विद्रोह जो था, जनजातियों का विद्रोह था, वो कौन कौन सा था। हल्बा जनजाति का विद्रोह, हल्बा जाति जो है
उसका विद्रोह देखिए ये कब से कब तक हुआ था, 1774 से 89 तक। इस विद्रोह का प्रारंभ जो है 1774 में अजमेर सिंह द्वारा हुआ, जो डोंगर में बस्तर के राजा से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें हल्बा जनजातियों व सैनिकों का समर्थन प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो है अजमेर सिंह जो था वो डोंगर से बस्तर के राजा से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। राजा से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र राज्य, क्योंकि राजा जो था वो अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहा था, इसी कारण से राजा से मुक्त होकर के वह डोंगर से बस्तर के पर वह स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था, और इसके लिए हल्बा जनजातियों व सैनिकों का समर्थन उसे प्राप्त हुआ। इसका अत्यंत क्रूरता से दमन किया गया। नरसंहार बहुत व्यापक था। केवल एक हल्बा विद्रोही अपनी जान बचा सका। अब देखिए केवल एक ही हल्बा व्यक्ति यानी कि हल्बा जनजाति का एक ही व्यक्ति जो है बच पाया था, और इस विद्रोह का बहुत ही क्रूरता के साथ दमन हुआ था, और बहुत से लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। केवल एक ही हल्बा जनजाति का व्यक्ति जो है बचा था। इस विद्रोह के फलस्वरूप बस्तर मराठों को उस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला, जिसका स्थान बाद में ब्रिटिशों ने ले लिया। अब जब ये विद्रोह हुआ था तो इसी का परिणाम ये हुआ था कि मराठा जो है यहाँ पर प्रवेश कर लिए, और बाद में मराठों को यहाँ से हटाने के बाद में ब्रिटिशों ने फिर से यहाँ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आगे देखते हैं परालकोट विद्रोह। ये जो हुआ था 1825 में हुआ था। परालकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विद्रोह में हुआ था। यहाँ पर जो है मराठा जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे करके अभी हम लोग पढ़े, तो मराठा के प्रवेश के बाद में फिर यहाँ पर फिर से ब्रिटिश सेना का प्रवेश हुआ, तो इसके विद्रोह में ये विरोध हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गेंद सिंह ने किया था। इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर हल्बा का विद्रोह जो है अजमेर सिंह के द्वारा हुआ था, पर परालकोट का विद्रोह जो है मराठा यहाँ गेंद सिंह के द्वारा किया गया था। उसे अबुझमाड़ियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, और परालकोट का जो विद्रोह हुआ था वहाँ पर उसका नेतृत्व गेंद सिंह के द्वारा किया जा रहा था, और उसका जो समर्थन कर रहे थे वो अबुझमाड़ के निवासी कर रहे थे। विद्रोहियों ने मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, परालकोट का विद्रोह क्यों हुआ था इसको भी आप जान गए हो। उसके बाद आगे देखते हैं तारापुर विद्रोह। ये जो तारापुर विद्रोह हुआ था ये 1842 से 54 के बीच में हुआ था। बाहरी लोगों के प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए एवं आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह विद्रोह आरंभ किया गया था। ठीक है, ये तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि तारापुर का विद्रोह क्यों हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं माड़िया का विद्रोह। माड़िया का विद्रोह जो हुआ था ये 1842 से 1863 के बीच हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजाति आस्थाओं को चोट पहुंचाना था। नरबली प्रथा के समर्थन में माड़िया जनजाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला। माड़िया जनजाति का विद्रोह जो है 20 वर्षों तक चला, और ये कि नरबली प्रथा के समर्थन में माड़िया जनजाति का यह विद्रोह था। ठीक है, नरबली दिया जाता था इसमें। उसके बाद 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिणी बस्तर में ध्रुव राव ने ब्रिटिश सेना का जमकर मुकाबला किया। ध्रुव राव माड़िया जनजाति के डोगला उपजाति का था। उसे अन्य जनजातियों का पूर्ण समर्थन हासिल हुआ। यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह हुआ इसमें ध्रुव राव माड़िया जनजाति के डोगला उपजाति का था। मतलब कि ये माड़िया जनजाति का नहीं था, माड़िया जनजाति का उपजाति जो था डोगला उस जाति का था। उसे अन्य जनजातियों का समर्थन, जब इसने विद्रोह किया तो उसको अपनी जनजातियों के अलावा अन्य जनजातियों का भी समर्थन जो है प्राप्त हुआ था। उसके बाद में कोई विद्रोह 1859 में। यह जनजाति कोई विद्रोह मतलब कि ये भी एक जनजाति का ही नाम है। यह जनजाति विद्रोह कोई जनजाति द्वारा 1859 में साल वृक्षों के कटाई के विरुद्ध किया गया था। साल का जो वृक्ष होता है उसकी कटाई के विरोध में विरोध किया गया था। उस समय बस्तर के शासक भैरव
देव थे। बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस निर्णय के विरुद्ध में कटाई करने वालों के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए। जनजाति इससे आक्रोशित हो गए, उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। अगर एक साल का वृक्ष काटा जाता है तो उसके पीछे एक व्यक्ति का सिर जो है कटेगा। परिणामतः ब्रिटिश शासन ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्षों की कटाई बंद कर दी। इसका परिणाम क्या हुआ था कि साल वृक्षों की कटाई जो अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, ब्रिटिश शासकों के द्वारा की जा रही थी, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद में देखिए मुड़िया, माड़िया और मुड़िया अलग अलग जनजाति है। तो यहाँ पर मुड़िया का विद्रोह जो हुआ था 1876 में हुआ था। 1867 में गोपीनाथ काबरदास बस्तर राज्य के दीवान नियुक्त हुए और उन्होंने जनजातियों का बड़े पैमाने पर शोषण आरंभ किया। उनका विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों में जनजाति एकजुट हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्तगी की अपील की। अब यहाँ पर बहुत शोषण किया जा रहा था जनजातियों का गोपीनाथ काबरदास के द्वारा। तो यहाँ पर सभी जनजाति जो है एकजुट हो गए, मतलब कि इकट्ठे हो गए और एक साथ हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्ती, मतलब कि जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया जाता है, उसी के लिए अपील की। किंतु यह मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने 1876 में जगदलपुर का घेराव कर लिया। राजा को किसी तरह अंग्रेजी सेना ने संकट से बचाया। ओडिशा में तैनात ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबाने में राजा की सहायता की। अब ये मुड़िया का विद्रोह भी जान गए। इसके बाद देखते हैं भूमकाल का विद्रोह। ये जो भूमकाल का विद्रोह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भूमकाल का विद्रोह जो हुआ था 1910 में हुआ था। 1910 में हुआ भूमकाल का विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का और बस्तर का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति प्रमुख रूप से बस्तर के क्षेत्र पर ही पाए जाते हैं। तो बस्तर का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह भूमकाल का विद्रोह था। इसने बस्तर में 84 से 46 परगनों को अपने चपेट में ले लिया। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या क्या था देखते। जनजाति वनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों व भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त उपयोग और अधिकार के लिए संघर्षरत थे। और क्या बताया जा रहा है, 1908 में जब यहाँ आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया तो जनजातियों ने इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने एक और ठेकेदारों को लकड़ी काटने की अनुमति दी और दूसरी ओर जनजातियों द्वारा बनाई जाने वाली शराब के उत्पादन को अवैध घोषित किया। जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। ठेकेदारी तो आप जानते ही हो, ठेकेदारों को लकड़ी काटने की अनुमति दे दिया गया और जहाँ पर जनजाति के लोग यहाँ से शराब बनाने वाली जो कुछ भी चीज़ें मिलती हैं उसके द्वारा शराब बनाते थे, उसको अवैध घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने नवीन शिक्षा पद्धति व स्कूल को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में देखा। अपनी संस्कृति की रक्षा करना ही उनका उद्देश्य था। अब यहाँ पर देखो, विद्रोह करने वाले जनजाति के लोग थे। जब अंग्रेजों के द्वारा नई शिक्षा पद्धति लागू की गई, स्कूलों को खोला गया, तो उनको लगा कि उनकी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। पुलिस के अत्याचार ने भूमकाल विद्रोह को संगठित करने में एक और भूमिका निभाई और पुलिस जो है ये जनजातियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी ताकि जो विद्रोह हो रहा था उसको किसी भी प्रकार से दबाया जा सके। उक्त सभी विद्रोहों को आंग्ल मराठा सैनिक दमन करने में सफल रहे व विद्रोहियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी, पर राजनीतिक चेतना जगाने में वे सफल रहे। यानी कि सभी लोगों में जन जागृति लाने में वे सफल हो गए। भले ही वो विद्रोह कर रहे थे, उसमें उनको किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। तो अब यहाँ पर मैं ये जो है यहाँ पर आप लोगों का जितना भी बताइए यहाँ से समाप्त करती हूँ और इसके आगे का जितने भी टॉपिक है इसको हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।